के तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफ़ी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है श्रीमान। हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है। हम अकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है। तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर, अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है। आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर। तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहाँ समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाता है सर। अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो मॉर्निंग पीटी नहीं है तो भी मेरे को 5 बजे मैं उठ जाता हूँ सर, क्योंकि वो रूटीन रह चुका है। तो ये हमारा पूरी जिंदगी में हम लेके जाएंगे और जब हम जिला पहुंचेंगे हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पुलिस अधिकारी को भी इस बारे में बोल के उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तबीयत को कैसा ठीक रखने का इनका जानकारी भी दे के हम सिर्फ आपके फिटनेस ही नहीं बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है श्रीमान। चलिए रोहन जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म
हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और संवाद करें। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव राय है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ काडर आवंटित हुआ है। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्व मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत था। गौरव जी, मुझे बताया गया कि आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सके। गौरव जी, आपने बताया कि आपका कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है और वहाँ की स्थिति के विषय में आपने उल्लेख किया, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्थिति भी है और आप उससे परिचित भी हैं। ऐसे में आपकी भूमिका और भी अहम है। आपको कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। यस सर, भारतीय सरकार की जो दो तरफा रणनीति है, विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए विकास ही एक रास्ता है। और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचते तो हमारे दिमाग में रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटीज आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने इस नॉलेज का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा छत्तीसगढ़ में। आप गढ़चिरौली विषय में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो? ये सर, उसके बारे में भी मालूम है, पढ़ा है। गौरव जी, आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो, बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद सर, मेरा नाम रंजीता है। मैं हरियाणा से हूं और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ज़िले में सामना करना पड़ा। सर, इस दौरान मुझे संयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर, क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहाँ पर हम अपने ही देश के नागरिकों
का सामना कर रहे होते हैं। और इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है, उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर, और इस ट्रेनिंग के दौरान सर, चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो ज़िले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं? क्या अनुभव आता है? सर, प्रथम धन्यवाद सर। सर, आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है, तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए कि आप आइए और हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए। और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर, उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर, यही अनुभव मेरा ज़िले में भी रहा। वहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा अवसर आया जहाँ पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेषतः महिला स्टूडेंट से बात करके उनको मोटिवेट करूं, उनको इंस्पायर करूं। और कहीं ना कहीं सर, ये जो वर्दी है, इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है, और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजीता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है। आपने जो पढ़ाई की, उससे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर, यहाँ पर भी एक कहानी है। सर, मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल। परंतु सर, मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत देखने को मिल सके, और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर, क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है, तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहाँ तक वर्दी का सवाल है सर, तो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजीता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर, पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था, तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा, बल, इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर, अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजीता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना, सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके
अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए योगा का एक आध क्लास भी चलाइए, जिसमें आप बीच बीच में जाया करें, ऑर्गेनाइज करें। ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए, आप देखिए इसका असर कुछ ज्यादा ही होगा। खैर, आपसे जो जो बातें हुई हैं मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हरियाणा हो या राजस्थान, हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में बेटियों को आगे बढ़ाने में काफी काम हुआ है। आप इन दोनों राज्यों में सामाजिक चेतना की लहर को मजबूत करने में अपनी भूमिका बहुत बखूबी से निभा सकती हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, जो समझ है, वो आज पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। उम्मीद है कि इसका भी आप भरपूर प्रयोग आने वाले समय में करेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने साथी प्रशिक्षक अधिकारी श्री निधिन राज पी को कि वह आपको अपना परिचय दें और आपसे वार्तालाप जारी रखें। Jain sir, my name is Nidhin Raj. I am from Kasaragod district of Kerala and I was allocated to Kerala Cadre sir. Jain sir. I have been to Kerala many times. I am told that you have a keen interest in photography. Yes sir. Which are the places that you like most in Kerala for photography? Sir, especially the Western Ghats part sir, and I am belongs to the district of Kasaragod and we have a lot of forts, Bekal Fort and the parts of Western Ghats also I would like to shoot sir. I am told that during your training, probationers are organized into squads of 20-22 officers. What has been your experience with your squad? Sir, actually when we are in the squad, we are realizing that we are not alone in the academy. We are supported by a lot of colleagues, and because of that, initially we were thought that because of the many of heavy outdoor activities, we won't be able to do that. That was the initial impression many of us had. But because of the support of our squad mates, we could achieve everything. Even we could thought of that we can do beyond that. Even the 40-kilometer route march or the 16-kilometer run that we did, that is all because of the support from the squad mates, sir. Nithinji, I am told that you like teaching also. Do continue to pursue this passion of yours when in service. This Yes, will sir, also help you develop a deep connect with people. Yes, sir, I wanted to pursue that also, sir. Like, I think for creating awareness in the society, a police officer should know how to communicate to the society. I think teaching is one of the way so with which we can communicate properly with the students and with the general public, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवजोत सिमी को कि वह महोदय के सामने अपना परिचय रखें और वार्तालाप को जारी रखें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूं और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफ़ी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफ़ी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है
तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे। सर, वहां पर विमेन कांस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था। उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। तो सर, मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियां आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी। सर, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी ही मोटिवेटेड थी। तो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कार्य में, अपने फील्ड में जाऊंगी तो महिलाओं के लिए मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके। सर, जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। देखिए नवजोत जी, बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं। और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सेवा को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में सफल होगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कोमी प्रताप शिवकिशोर से कि वह अपना परिचय रखें और आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम केपीएस किशोर है और मैं आंध्रा के नेल्लोर जिले से हूँ और मुझे आंध्रा का कार्डर आवंटित हुआ है। सर, मेरी इंजीनियरिंग आईटी खड़गपुर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक में कंप्लीट किया है। उसके बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैं 4 साल बॉस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है सर। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को अगर अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे, बहुत सारे पुलिस में जो चैलेंजेस है जैसे मैन पावर शॉर्टेज वगैरह है, एफिशिएंसी के चैलेंजेस है, हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रताप, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ऐसे में आज फाइनेंशियल फ्रॉड्स की चुनौती है। ट्रेनिंग के दौरान उससे निपटने के लिए आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आते हैं क्या? विचार आते होंगे मन में काफी कुछ। जरूर सर, हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना, कौन सी लॉस है उनको परिचय किया गया है। और खास करके जब हम फील्ड ट्रेनिंग में थे करनूल जिले में, बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आधार रिलेटेड फेक आधार कार्ड्स के थ्रू संक्षेम कार्यक्रम से कैसे पैसे लीक हो जा रहा है, ऐसे काम इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ट्रेनिंग मदद की और फील्ड में, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे सीखने के लिए मिलेगा। साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को ये जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं। और इसके लिए थाने के स्तर पर क्या काम हो सकता है, इससे जुड़ा कोई सुझाव, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है? अभी लगता है कि हाँ, इसमें ऐसे जाना चाहिए। सर, हमने ये काम किया सर, जिसमें जो भी नया साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिसका तरीके हो रहा है, हर दिन हम न्यूज़पेपर में और अपने लोकल सिटी चैनल में बोलते थे। और यही काम हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे कॉलेजेस है, जो नया स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, और उनको हर हफ्ते एक सेशन ऐसा करते थे। और दूसरा, कंटिन्यूअसली महीने में एक बार एक वेबिनार जैसे कंडक्ट करते थे, जहां लोग अपने मन से ज्वाइन करते थे।
और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो क्राइम जिस हिसाब से होता है उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो पहले ही जागरूक हो। देखिए प्रताप, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी नित नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये जो यंग फोर्स हैं जिनको इसका बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं। चलिए प्रताप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं मित्र राष्ट्र मालदीव के पुलिस अधिकारी श्री मोहम्मद नाजिम से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने अनुभव साझा करें। Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Chief Inspector of Police Mohammad Nazim from Maldives Police Service. It is a matter of great pride and privilege to have an opportunity to speak about my experiences in the memorable journey in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy with 2019 batch of Indian Police Service. During the last 2 years of our training, our professionalism, fitness and competence as a police officer have improved tremendously. Officers from Maldives has been undergoing training in this academy since 1998. Our current Chief of Police, Mohammad Hamid, along with the most senior leaderships, are also proud alumni of this prestigious academy. Sir, the 2 years of training has enhanced our personality not only as a uniformed police officer, but also has made us better human beings. The bonhomie with Indian batchmates and other foreign batchmates is incredible, and we have enjoyed every single moment in this academy. We have made many friends with Indian officers, and we plan to remain in touch with them. We have really enjoyed the time spent here. I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to the Indian government for providing us with this valuable opportunity. Thank you, sir. Jai Hind. Najim, what do you find common between India and Maldives? Sir, culture is and food is very similar to us, sir. We have officers from Nepal, Bhutan and Mauritius. Did this help you gain some insight about those nations too? Yes, sir, it really helps. We have interacted with all our fellow foreign officers, and we have good knowledge about their policing and the system, sir. Okay, Najim, wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind. मुझे मालदीव के प्रकृति प्रेमी लोगों से मिलकर बहुत आनंद आता है। मालदीव भारत का पड़ोसी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा मित्र भी है। भारत मालदीव में पुलिस एकेडमी बनाने में भी सहयोग कर रहा है और अब तो मालदीव क्रिकेट के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा है। मालदीव और भारत के सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी हैं। मुझे विश्वास है कि भारत में आपकी ट्रेनिंग मालदीव की पुलिसिंग को मजबूत करेगी और भारत मालदीव रिश्तों को भी समृद्ध बनाने में बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रीमान। संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सविनय निवेदन करती हूं कि राष्ट्र सेवा हेतु तत्पर हम परीक्षाधीन
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं, आपके विचारों को लगातार जानता रहूं, आपकी बातें, आपके सवाल, आपकी उत्सुकता मुझे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। साथियों, इस बार की ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उन युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं कि आप में से कितने लोग दांडी गए हुए हैं या फिर कितनों ने साबरमती आश्रम देखा है, लेकिन मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 24 दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश, एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटता ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव
आपके भीतर भी अपेक्षित है। हम सबको इस भाव में जीना होगा, इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। उस समय देश के लोग, खास करके देश के युवा, स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तैयार थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है, और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। आपके कैरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं। इसलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। आने वाले 25 साल आप देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों पर काम करेंगे, अलग अलग रोल निभाएंगे। आप सभी पर एक आधुनिक, प्रभावी और संवेदनशील पुलिस सेवा के निर्माण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए आपका हमेशा ये याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेष मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तौर पर आपको चुना है। साथियों, दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। ऐसे में आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की है। आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है। और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। आपके आचरण पर हमेशा नजर रहती है। आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको सिर्फ पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की सीमाओं के भीतर ही नहीं सोचना है। आपको
समाज में हर रोल, हर भूमिका से परिचित भी रहना है, फ्रेंडली भी होना है और वर्दी की मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च रखना है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होगी, शहरों में होगी, इसलिए आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में उनसे निपटते हुए ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। साथियों, मैं अपने सामने तेजस्वी महिला अफसरों की नई पीढ़ी को भी देख रहा हूं। बीते सालों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को भी सशक्त करती हैं। इसी तरह 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर भी राज्य काम कर रहे हैं। अभी तक 16 राज्यों के अनेक शहरों में ये व्यवस्था लागू की जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि बाकी जगह भी इसको लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथियों, पुलिसिंग को फ्यूचरिस्टिक और प्रभावी बनाने में सामूहिकता और संवेदनशीलता के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पुलिस के साथियों ने किस तरह स्थितियों को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिस कर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिस कर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथियों, आज आपने, जब मैं आपसे बात करता था तो बात करते हुए मैं एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवाती तूफान, कहीं भूस्खलन, तो हमारे एनडीआरएफ के साथी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां नजर आते हैं। आपदा के समय एनडीआरएफ का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वास जगता है। ये साख एनडीआरएफ ने अपने बेहतरीन काम से बनाई है। आज लोगों को ये भरोसा है
कि आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान हमें जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। एनडीआरएफ में भी तो ज्यादातर पुलिस बस के जवान होते हैं, आपके ही साथी होते हैं। लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है? एनडीआरएफ में पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ को सम्मान भी है, एनडीआरएफ में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है, लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसा है क्या? आखिर क्यों? इसका उत्तर आपको भी पता है। जनमानस में ये जो पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल की शुरुआत में महसूस किया गया था कि ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, पुलिस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भूखे को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक समाज में पुलिस की तरफ देखने का, सोचने का वातावरण बदल रहा था। लेकिन अब फिर वही पुरानी स्थिति हो गई है। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं? किन आदर्शों से आप जुड़े हुए हैं? उन आदर्शों की परिपूर्ति के लिए कौन संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं? वही मैटर करता है आपके व्यवहार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परीक्षा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। विशेष रूप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सीमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तालमेल और ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी से
एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमान, आपके प्रेरणादायी और पथ प्रदर्शक उद्बोधन के लिए मैं आभारी हूं। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं हरियाणा काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री गौरव राजपुरोहित को आमंत्रित करती हूं। जय हिंद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय गृह सचिव तथा माननीय सचिव सीमा प्रबंधन और आज के समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मैं गौरव राजपुरोहित भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच का परिवीक्षाधीन अधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं। महोदय, आपने हमारे साथी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ उनके संवाद करके और उनके अनुभवों को धैर्यपूर्वक सुनने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपका प्रेरणादायी संबोधन हमें आने वाले समय में लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहने तथा आधारभूत मूल्यों को संजोए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपके जताए गए विश्वास पर खरे उतरेंगे तथा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे और आज़ाद भारत के नए सपनों को साकार करने में योगदान देंगे। मुझे आपको बतलाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने सभी युवा अधिकारियों में आपके द्वारा बतलाए गए वांछित गुणों और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से संवर्धित किया है। ये अधिकारी आने वाले 25 वर्षों में देश के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। जैसा आपने बताया, हम पुलिस की साख सुधारने तथा नकारात्मक छवि को बदलने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे और जब तक ये नहीं कर लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसी प्रण के साथ महोदय, आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 71वें और 72वें आरआर के प्रशिक्षु अधिकारियों तथा 4 मित्र राष्ट्रों के प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से आपकी गरिमामय उपस्थिति और आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए हृदय तल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमान। जय हिंद। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। माननीय शिक्षा मंत्री। नमस्कार। आज की इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण समारोह में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उपस्थित देश की लोकप्रिय जननेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यों के माननीय राज्यपाल, राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, राज्यों के शिक्षा मंत्री महोदयगण, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा स्कूल एवं कॉलेज एवं अन्य संस्थानों के संस्थाध्यक्ष, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। Today is a momentous day in our history
when we mark a year of the launch of one of the most landmark policy reforms in India, the New Education Policy 2020. When the world was at its peak of struggling to cope with the COVID-19 pandemic, our government came up with this transformative policy which will have profound, far-reaching impact on the educational landscape of the country, thereby reshaping the destiny of this nation, both in terms of its internal resilience, resources and strength, and its standing in the world. The importance of this document cannot be emphasized enough for its potential role in building a robust nation. The New Education Policy 2020 stands on the four pillars of quality, equity, access and affordability, themes that run through many of the reforms brought about by the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Another significance of the New Education Policy 2020 is that it has come after one of the largest consultation processes in the history of the educational systems globally. This reflects the resolve and vision of our leadership to situate India at the top of the knowledge economy. As we celebrate Amrita Mahotsav, or 75 years of India's independence, the NEP will be the guiding philosophy that will nurture, inspire, influence and groom children who today fall between the age of 5 and 15 years. The same category of impressionable and valuable human resource will be the peak of productive age of between 30 and 40 years when the India hits the mark of 100 years of independence, or Azadi 100. New Education Policy 2020 prepares this age group as global citizens who exhibit the keen disposition to shoulder collective responsibilities in the face of natural disasters or finding solutions for issues that confront humanity as a whole, solutions that cut across boundaries of culture. The resilience and survival of civilization is a direct consequence of the clarity of thought and its possible people. New Education Policy prepares our youth to be the flag bearers of a global community which bases itself on scientific thought, critical thinking and humanism. This is the PM Modi's vision and government's mission that we will try to best of our capabilities to implement in letter and spirit. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. Kasturi Rangan and the team of superior intellectuals and academics who drafted this landmark document. I again thank Honorable Prime Minister Modi ji for his presence today and his persistent guidance to the education sector. Sir, I welcome you to this program. Thank you. धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान भी सामने आए। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक ई कंटेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध किए गए। एक वर्ष में इस प्लेटफॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ हो गई है। जेईई एंड नीट की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हुई, जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया। अभी नया सिस्टम आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो जो हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं।
यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयं MOOCs पोर्टल, जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। गत वर्ष में 54 लाख छात्रों ने उस पर एनरोलमेंट कराया। इस नई नीति से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ मिला है। I'm from Cameroon. I'm very thankful for the government of India to give me the opportunity to pass off my education here in this great university. एक तरफ निष्ठा के अंतर्गत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, तो गत एक वर्ष में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक की रचना हुई, जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत की भी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल खेल में विकसित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोदर्पण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE द्वारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने कोविड संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किए और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है, नए भारत की आत्मा को प्राथमिकता देती और हमारी युवाओं को 21वीं सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए गए हमारे कुछ पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। विद्या प्रवेश कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। इंडियन साइन लैंग्वेज। पहचान कर मेरी सीमाएं और सामर्थ्य। किताब और अधिगम सामग्री अब उपलब्ध है भारतीय भाषाओं के समक्ष, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ISLRTC, NIOS और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बनाया है, जो दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं। अब मैं हूँ सबके साथ और सब है मेरे साथ। निष्ठा 2.0 दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अब निष्ठा अपने नवनिर्मित 68 मॉड्यूल द्वारा माध्यमिक स्तर के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। निष्ठा 2.0
स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय पहल। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। सीबीएसई के 25,000 स्कूल्स के ग्रेड 3, 5 और 8 के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सफल में बच्चों का कोर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा आंकलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया का एक ईंधन है। भारत की एआई रणनीति एआई फॉर ऑल की सोच पर बनाई गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को सही मायने में एआई रेडी बनाने के लिए एआई स्किल्स के महत्व की पुष्टि करती है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया आपके लिए लाए हैं एआई फॉर ऑल। इस कार्यक्रम को लगभग 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है और ये 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कुछ अन्य पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। Academic Bank of Credit, academic flexibility, multidisciplinary, distributed teaching learning, and multiple entry and multiple exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए यूजीसी द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। यूजीसी द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। एआईसीटीई ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग बढ़े। इसके लिए यूजीसी ने क्रेडिट ट्रांसफर के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोबल स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आने से विश्व पटल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। एनडीआर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर डिजिटल फर्स्ट की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित होगा, ताकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इनोवेटिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है एनडीआर। स्कूल शिक्षा विभाग तथा आईटी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम शिक्षा के विभिन्न आयामों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण है। NETF प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आदि आयामों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को परामर्श देगा। NETF शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा केजी से पीजी तक शिक्षण और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा, ताकि देश 21वीं सदी में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर के रूप में छलांग लगा सके।
request Honorable Prime Minister to address this August digital gathering. Honorable Prime Minister. नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सभी सहयोगीगण, राज्यों के माननीय राज्यपाल, सभी सम्मानित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, उपस्थित शिक्षाविद, अध्यापकगण, सभी अभिभावक और मेरे प्रिय युवा साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, ऑटोनोमस बॉडीज से सुझाव लेकर टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। बीते 1 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। आज इसी कड़ी में मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिशिएटिव्स, इसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। एक तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इतने बड़े महापर्व के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। आज इस कार्यक्रम में जुड़े अधिकांश महानुभाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है, इस एहसास को हमें बार बार याद करना ही है। साथियों,
देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो इंतजार नहीं करना चाहता। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए। आज हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। आज भी इसमें हर दिन करीब 5 करोड़ हिट हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को
फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश में एक साथ आए, गांव शहर सब समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीआर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स यानी सफल के जरिए स्टूडेंट्स के आकलन की भी वैज्ञानिक व्यवस्था शुरू हुई है। ये व्यवस्था आने वाले समय में स्टूडेंट्स को परीक्षा के डर से भी मुक्ति दिलाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा तो नए नए स्किल लेने का साहस और नए नए इनोवेशंस का नया दौर शुरू होगा। संभावनाएं असीम विस्तार होगी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो ये नए कार्यक्रम शुरू हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। साथियों, हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है। जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशी जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये जानकारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है कि देश की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स स्थापित किए जा चुके हैं। भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और एकेडमिक में और आगे बढ़े, इसके लिए आज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए
हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर भारत का ये रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया है। मुझे खुशी है कि बीते एक साल में 1200 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सैकड़ों नए कोर्सेज को मंजूरी दी गई है। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानी देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी, आसानी से होगी। इस दिशा का ये प्रयास है और जब शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पूरा होगा। साथियों, आज एक और काम हुआ है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है।
इसे समझते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं। और हमारे यहां तो कहा गया है, गुरौ न प्राप्यते यत् यत् तत् न अन्य अत्रापि लभ्यते। अर्थात जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। आज लॉन्च हुआ निष्ठा 2.0, ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं, इन बदलावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों में खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्रीगण की ओर से सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपालगण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तथा शिक्षाविदों, अभिभावकों, देश के युवाओं तथा शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों की ओर से आपके